हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। जल्दी जल्दी एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। और सबसे पहले तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार बताइए। और प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आपको पता है कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर रखा है। क्या बाबू? पार्ट 1 हो रखा है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? पार्ट 2 पढ़ना है। याद रखना है क्या है? ये क्या है? पार्ट 2 है। और पार्ट यहाँ पे देखिए 1 में क्या क्या पढ़ाई हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था कि आखिर विलयन होता क्या है, विलयन के घटक क्या होते हैं, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, मोल रता क्या होता है, मोल ललता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, अगर किसी हम द्रव में किसी ठोस को घोलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर किसी द्रव में किसी गैस को घोलेंगे तो उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर हमने हेनरी का नियम पढ़ा था, फिर हमने हेनरी के नियम की सीमाएं भी पढ़ी थी। इतना हमने पढ़ रखा। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लेयर लिस्ट में जाके आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा पार्ट 1 को, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। और ये जो पार्ट 2 है ना, ये देखने से पहले आप वो लोग देख लीजिएगा, निवेदन है। तो आप लोग के लिए ये पार्ट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैनल पे आप लोग पहली बार आ ही गए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए बाबू, चैनल पे आ गए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन प्रेस होता है उसको ऑल पे करके, लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों हम निवेदन करेंगे कि फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लाइव चैट में लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप भी फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स, टॉपर बैच में जुड़ना चाहते हैं, यानी पीडीएफ और आपको चाहिए नोट्स लेना है, यहाँ पे याद रखिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? नंबर नोट कीजिए मेरा 6299248935। आप इस पे क्या कीजिएगा, फटाफट से कॉल करके मैसेज करके बोलिएगा सर जी हमको पीडीएफ नोट्स लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपको आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या बाबू? आस्क बोर्ड का ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद से इस पे मैसेज कॉल करके हमसे बात कर लीजिएगा और यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा? ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या? ऑल यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, यहाँ पे याद रखिएगा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। ये आप जाके ऐप पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मिलने वाला है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और एग्जाम से 2 महीना पहले आपको या 3 महीना पहले आपको हम यहाँ पे गेस क्वेश्चन देंगे। तो जो भी बच्चा कोर्स लिया रहेगा उसको गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आप प्रिंट करा के एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, यानी इसको याद करके एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चों मुस्कुराते हुए बोलेंगे यस सर जी, अब क्लास को शुरू कर दीजिए। और ये क्लास पे आता है बाबू की थ्योरी की क्लासेस सुबह में कितने बजे चलती है? तो सुबह में ये 5 बजे थ्योरी की क्लास चलती है। तो आप लोग जरूर ये क्लास ज्वाइन कीजिएगा। डेली सुबह में 5 बजे उठिए और ये क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो अब बाबू बात आता है, चलिए एक बार यस बोलिए तो पहले, तभी ये स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी बोलिए, हम एक बार देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए यस सभी बच्चे बोल दिए। ब्लर कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब यहाँ आप देखिए, आपको बता रहे हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विलयन क्या होता है। हमने पढ़ रखा है, सारा चीज पढ़ रखा है, तो एकदम इतना फास्ट तरीके से बताएंगे कि रिकेप हो जाएगा। विलयन क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण होते हैं, उन्हीं के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिलियन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। विलयन के कितने घटक? 2 घटक, ये आपको पता है। कौन कौन? विलय, विलायक। और विलय क्या होता है? विलय होता है वो पदार्थ, यहाँ पे याद रखने की, विलयन का वह घटक जो क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाता है। घुलने वाले चीज को विलय कहते हैं। जैसे चीनी क्या होता है? घुल जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विलय वो पदार्थ होता है, विलयन का वह घटक होता है जो विलायक में घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे में चीनी, नमक क्या होता है? पानी में घुल जाता है। अब यहाँ आप देखिए विलायक क्या होता है? विलायक क्या होता है? तो आपको पढ़ाए थे कि विलायक क्या होता है। तो विलयन का एक ऐसा घटक है जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए, वो अपने रंग में बदल दे, यानी एक ही रंग उपस्थित कर दे। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि पानी है, पानी में चीनी घुलिएगा तो फिर वो पानी का रूप हो जाएगा। चीनी घुल के खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन पानी क्या रहेगा? यानी विलायक क्या हो गया? हमारा पानी हो गया। दूध में चीनी घुलिएगा तो दूध क्या होगा प्यारे बच्चों? तो दूध हमारा विलायक है, और उसमें चीनी घुलिएगा तो चीनी घुल जाएगा, सिर्फ दूध दिखेगा। तो यही होता है विलायक, जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों
कि आखिर मूललता क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि मूललता क्या होता है, तो प्रति लीटर विलयन में, किस में, विलयन में, हमने पढ़ा था कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों के अंश को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं यहाँ पे विलय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा मूललता किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूललता कहते हैं। मूललता इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको किससे व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा मोल बटा में लीटर से इसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि मूललता को किसके, मूललता को एम से सूचित किया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर से इसको सूचित किया जाएगा, इसे मूललता कहेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आता है, ये भी पढ़े थे कि मूललता क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। तो प्रति किलोग्राम का मतलब हो गया 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मतलब क्या, 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें, विलयन नहीं, इसमें क्या होता है प्रति किलोग्राम, याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को, किसमें बाबू, विलय की मोलों की संख्या को, विलय के जितने भी मोल होंगे प्यारे बच्चों उसका जो संख्या होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूललता कहते हैं। तो यहाँ पे मूललता को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो मूललता को भी एम लिखा जाता है। मूललता को किससे व्यक्त किया जाता है, पहला होता है मोल और बटा में क्या होता है, किलोग्राम होता है, याद रखें, मोल प्रति किग्रा होता है, किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और ये जो मूललता होता है ना, मूललता पे ताप का, याद रखिएगा, मूललता पे ताप का जो प्रभाव होता है ना बाबू, ताप का प्रभाव क्या होता है, नहीं होता है, नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन रिकेप में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए अगला पढ़े थे मोल प्रभाज क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मोल प्रभाज क्या होता है, विलयन में विलय या विलायक का मोलों का अंश, विलय में कोई भी विलयन है, विलयन में विलय भी होगा विलायक होगा तभी तो विलयन बनेगा ना। जैसे विलायक पानी, पानी में चीनी क्या हो गया, विलय, यानी विलायक और विलय दोनों मिलेगा तभी विलयन का निर्माण होगा, तभी विलयन का मतलब क्या, शरबत बन जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो। यानी कहने का ये मतलब है, आपको याद रखना कि मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलयन में विलय और विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जितने भी मोल होंगे उनकी संख्या के अनुपात यानी बटे को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, मोल अंश कहते हैं। अब आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है, हम सिखाए हैं विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल एन बटा में क्या होता है, स्मॉल एन बटा कैपिटल एन, ये क्या होता है, विलय का मोल प्रभाज होता है। अब यहाँ पे पूछ दे विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, तो बाबू विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, कैपिटल एन बटा में क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा विलायक का मोल प्रभाज हो गया। ये सारी चीजें एकदम एक्सप्लेन किए हैं डीपली, तो अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसको देख जरूर लीजिएगा। हमको कहाँ से पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं, विलयता पढ़ा दिए थे कि सोलेबिलिटी क्या होता है, कि कोई भी एक निश्चित मात्रा में घुलाने के लिए अवयव को अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, तो विलयता कहलाती है। यहाँ आप देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें लिमिट भर भी घुलाया जा सके, यानी दिए गए ताप एवं दाब पर विलयन में विलय की एक निश्चित मात्रा घोली जा सके, एक निश्चित मात्रा ही घोली जा सके, यानी उससे ज्यादा नहीं घोला जाएगा, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त किसे कहते हैं, तो दिए गए ताप एवं दाब पर जब विलयन में विलय की और अत्यधिक मात्रा न घोली जा सके उसे क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये हम आपको सभी पढ़ा चुके थे। अब देखिए किसी ठोस में क्या करना है, किसी ठोस को किसी द्रव में विलयत है, यानी किसी ठोस को किसी द्रव में घुलाना है, यानी किसी द्रव में, यानी ये क्या है, पानी है प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, किसी ठोस हमारा हो गया चीनी, चीनी को घुलाना होगा तो इस पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बाबू जब ये जो है इसमें जब ताप देंगे हम लोग, टेम्परेचर देंगे प्यारे बच्चों, जब इसमें हम लोग टेम्परेचर देंगे तो चीनी क्या होगा, जल्दी घुलेगा, यानी ताप का प्रभाव इसमें होगा, यानी तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, विलयता बढ़ेगी। अगर दाब की प्रभाव पड़े तो चीनी को हाथ से कितना भी दाब दीजिएगा, कुछ भी चीज से दाबिएगा तो वो घुलेगा नहीं, ठीक है, तो इस पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हम आपको बता दिए। अब किसी गैस को द्रव में क्या करना है, घुलाना है, किसी गैस को द्रव में घुलाना है, यानी इसी द्रव में अब किसको हम घुलाएंगे, किसी गैस को, यानी मान लीजिए कोई ऑक्सीजन गैस है O2, इसको हमको घुलाना है, तो कैसे घुलाएंगे, इस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाबू जैसे हम टेम्परेचर देंगे ना तो इसमें से ऑलरेडी वाष्प निकलता है, गैस निकलता है, और इसमें डालेंगे तो ये टेम्परेचर पड़ेगा, तो इसके साथ साथ ये भी बाबू ये मिक्सर नहीं होगा, ये भागने लगेगा, यानी इस पे ताप का प्रभाव क्या होगा, ताप बढ़ाने पे विलयता घटेगी, जबकि प्रेशर दाब की इसको दिया जाएगा ना तो इसकी क्या होती है बाबू, विलयता बढ़ती है। सारी चीजें बताए थे। अब इसी पे हमारे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हेनरी, उन्होंने एक नियम दिया था प्यारे बच्चों, तो हेनरी का नियम भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी क्या होता है, यहाँ पे P समानुपाती होता है के, P रहेगा समानुपाती हटता है, इक्वल टू लगता है, यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे के H, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक X होता है, यहाँ पे
P समानुपाती x होता है, तो यहाँ पे P इक्वल टू KHX, यही होता है हमारा हेनरी का नियम, जहाँ पे P गैस है, KH हेनरी को नियतांक है जिसको बोलेंगे कांस्टेंट है, और x क्या है, गैस का मोल प्रभाज है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ा था बाबू, आपको बता रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो ये क्या होता है, ये वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। अगर कोई गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो इसका पूर्ण पालन नहीं हो सकता है। दाब निम्न होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए। अब देखिए, गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था बाबू। यहां तक जो भी बच्चे पढ़े होंगे रिकेप में एक बार दोहरा लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हमको पढ़ना है वाष्प दाब का अवनमन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। वाष्प दाब का अवनमन क्या है? अब हमको यहाँ पे आज से नया यहां से शुरू करना है। वो जब बता रहे थे अभी आपको, वो पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, अब यहाँ पे बताने वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प यानी क्या होता है, भाप, तो उस पे दाब का अवनमन क्या होगा ये हम आपको बताने वाले हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा उन्नयन, और यहाँ पे देखिए अवनमन। उन्नयन का मतलब क्या, सीधा ऊपर जाना। उन्नयन का मतलब क्या, ऊपर से नीचे आना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अवनमन पढ़ेंगे, उन्नयन नहीं पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। सभी प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है याद रखिएगा। ये क्या है, ये हमारा एक बाबू क्या है, ये कंटेनर है। याद रखिएगा, हमको क्या करना है, शरबत बनाना है, वो भी गर्म शरबत बनाना है। मान लीजिए कि गर्म शरबत हमको बनाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, ये हमारा पानी है। ये क्या होता है, पानी हमारा शुद्ध विलायक होता है। जल्दी जल्दी बोलिए, पानी क्या होता है, शुद्ध विलायक। बोलिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये पानी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये केवल पानी था और यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे थे, क्या कर रहे थे बाबू, इसमें हीट दे रहे थे। याद रखिएगा, जब इसमें हम हीट दे रहे थे तो ये पानी में से बहुत सारा वाष्प निकल रहा था। मान लीजिए कितना वाष्प निकल रहा था, तो आप बोलेंगे सर जी मान लीजिए कि 20 ATM क्या हो रहा था, इसमें से वाष्प निकल रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या किए, हमको तो शरबत बनाना है गरम, तो इसमें चीनी तो डालेंगे ना। तो क्या करते हैं, चीनी क्या होता है, विलय पदार्थ होता है, जो विलायक में घुल जाता है। तो हम विलय पदार्थ यानी इसमें क्या करेंगे, चीनी डालेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं बाबू, हमने चीनी डाला। याद रखिएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, किसके वाष्प दाब में कमी आ रहा है। वाष्प बहुत सारा निकल रहा है, पानी गर्म कर रहे हैं, खौला रहे हैं, खूब सारा वाष्प निकल रहा है, और जैसे इतना उसमें चीनी डाले वाष्प क्या हो गया, कम हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसमें चीनी डाले, पहले कितना खाली पानी खोल रहा था तो 20 ATM निकल रहा था, और जैसे ही इसमें चीनी डाले तो कितना ATM वाष्प निकलने लगा। तो आप बोलेंगे सर जी कम करके मान लीजिए कि 16 ATM निकलने लगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। यानी वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तो बाबू आपको इतना ध्यान रखना है कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो अगर किसी शुद्ध विलायक में क्या वाष्प दाब में कमी करने के लिए क्या किया जाए, अविलय मतलब विलय पदार्थ को डाल दिया जाए, जिससे वाष्प दाब में उसकी कमी आ जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्प दाब का अवनमन। यानी उसमें कमी आना है, वाष्प दाब को कम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वाष्प दाब को कम करने के लिए क्या, किसी विलायक के वाष्प दाब को कम करने के लिए उसमें विलय पदार्थ को डाल दिया जाता है, जिससे उसके वाष्प दाब में कमी आती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों वाष्प दाब का अवनमन करते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन समझिए कि यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में क्या करती है, कमी आती है। यानी विलायक पहले क्या था, सिर्फ पानी को गर्म कर रहे थे तो 20 ATM हमको क्या कर रहा था, वाष्प निकल रहा था। मान लीजिए कि धुआं निकल रहा था, वाष्प निकल रहा था, लेकिन जैसे चीनी डाले तो वाष्प कम हो गया ना, कितना निकलने लगा, 16 निकलने लगा। तो इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। बाबू क्लियर हुआ कि नहीं, सही से बताएं। एक और एग्जांपल, मम्मी क्या कर रही है, दूध, यहाँ पे क्या मिल्क है, क्या है, दूध है, दूध खौला रही है। यहाँ पे टेम्परेचर दी है मम्मी। तो प्यारे बच्चों जब दूध खौला रही है तो बहुत ज्यादा उसमें से धुआं निकल रहा है, बहुत ज्यादा वाष्प निकल रहा है। और अब मम्मी क्या की, आपको मीठा दूध पीना पसंद है, मम्मी इतना चीनी लगे क्या कर दी, डाल दी। तो मान लीजिए कि पहले 10 ATM यहाँ पे क्या निकल रहा था, इसमें से मान लीजिए कि वाष्प निकल रहा था। जैसे मम्मी चीनी डाली इसमें से कितना ATM निकलने लगा, तो आप बोलेंगे 6 ATM इसमें से क्या करने लगा, मान लीजिए कि 6 ATM इसमें से वाष्प निकलने लगा। तो इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, वाष्प दाब का अवनमन। यानी किसी वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, तो अगर किसी विलय पदार्थ में को वाष्प दाब में कमी करने के लिए, अगर किसी विलायक के वाष्प दाब को कमी करने के लिए कोई विलय पदार्थ को मिला दिया जाता है, जिससे विलायक का वाष्प दाब कम हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। याद रखिएगा। जैसे डेफिनेशन देखिए, यदि कोई अवाष्पशील
पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कमी आ रही है ना, पहले विलायक था, ओनली पानी गर्म हो रहा था तो 20 एटीएम धुआं निकल रहा था, भाप निकल रहा था, और इसमें जैसे चीनी डाले 16 एटीएम निकलने लगा, तो वाष्प दाब में कमी तो हुआ ना। इसी को बोलते हैं क्या, तो याद रखिएगा, आपको याद रखना इतना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक नहीं है, वाष्प दाब का अवनमन। अब यहाँ आप देखिए, मान लीजिए कि वाष्प दाब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, याद रखिएगा, वाष्प दाब का अवनमन में यहाँ पे विलायक के वाष्प दाब को हम लोग मान लेते हैं पीओ, और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये तो विलायक का वाष्प दाब हो गया पीओ, पहले यहाँ पे मिटा दीजिए। मान लीजिए कि विलायक के वाष्प दाब को हम लोग पीओ से सूचित करते हैं। अब यहाँ आप देखिए, जब पानी गर्म हो रहा था, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा था, क्या था, शुद्ध विलायक था। जब इसमें चीनी डाला गया तो ये दोनों घुल गया ना, तो ये क्या बन गया, तो पानी और चीनी जब घुलेगा क्या बनता है, विलयन बनता है। यानी विलायक विलय दोनों एक साथ रहे तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलयन को पीएस। तो यहाँ पे आपको याद रखने की किसका ज्यादा होगा, अगर हम क्वेश्चन पूछे कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है, एक बार कमेंट करके बताइए कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है। तो आपका कमेंट क्या आना चाहिए कि सर जी विलायक का ज्यादा होता है वाष्प दाब। विलायक का क्या होता है, विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ज्यादा होता है। जो विलायक का वाष्प दाब होता है क्या होता है, यानी जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वाष्प दाब होता है ना, विलायक का वाष्प दाब वो ज्यादा होता है किससे, विलयन से। तो यहाँ पे याद रखना है, यानी पीओ का ज्यादा होगा किससे, पीएस से। याद रहेगा, पीओ का ज्यादा होगा किससे, पीएस से। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, यही है वाष्प दाब का अवनमन। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब में से घटा लेंगे क्या, विलयन का वाष्प दाब, तब तो हमारा विलायक का वाष्प दाब निकलेगा ना। यानी जैसे चीनी को डालते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो अवाष्पशील, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए, यानी पानी में घोला जाए, तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। यानी ये क्या है, हमारा विलायक का वाष्प दाब है, इसमें घटाते हैं किसके, तो विलयन के वाष्प दाब को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए याद रखना है कि वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वाष्प दाब का ओनली अवनमन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। आपेक्ष का मतलब होता है, सापेक्ष का मतलब बटा होता है, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी विलयन में वाष्प दाब का अवनमन, याद रखिएगा ये गलत लिखा गया है, पीएस नहीं रहेगा, किसी विलयन में वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन हमने ऊपर क्या पढ़ा था, पीओ माइनस पीएस, यही ना पढ़ा था, यही ना पढ़ा था, पीओ माइनस पीएस। वाष्प दाब का अवनमन हमने क्या निकाला था प्यारे बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन निकाला था पीओ माइनस पीएस, यही ना निकाला था हमने। अब देखिए यहाँ पे वही, तो इसका देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगा वाष्प दाब में अवक्षेपिक अवनमन का, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन में, यहाँ पे किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, तो किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, पीओ माइनस पीएस, यही ना होता है। तथा विलायक के वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब क्या था, जब सिर्फ पानी गर्म कर रहे थे तो इसमें से 20 एटीएम निकल रहा था, यानी क्या, पीओ निकल रहा था। तो यहाँ पे क्या, पीओ उसके अनुपात को, यानी इसके बटा, यानी पीओ को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। चलिए क्लियर हुआ कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे याद रखना है कि किसी विलयन में वाष्प दाब का अवनमन बटा में विलायक के वाष्प दाब को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। चलिए डेफिनेशन कैसे बनाइएगा, किसी विलयन में वाष्प दाब का अवनमन पीओ माइनस पीएस बटा में क्या, विलायक के वाष्प दाब को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक के वाष्प दाब को पीओ लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो चलिए प्यारे बच्चों इतना बताइए, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया, बिल्कुल, इसी को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। अब इसी पे एक वैज्ञानिक थे रावल ने, तो इन्होंने वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पे एक नियम बनाया, कौन, तो रावल का। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वाष्प, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ाते हैं, हमको पता है कि बहुत ज्यादा बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा कि वाष्प दाब के अवनमन पे रावल का, वाष्प दाब के अवनमन पे रावल का जो नियम है वो क्या है, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में रावल का नियम क्या है। तो देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट यहाँ पे, इसको क्या पढ़ा था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमने निकाला पीओ माइनस पीएस, यानी किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन बटा में विलायक के वाष्प दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसे हमने ये क्या निकाल दिया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब यहाँ पर देखिए रावल का नियम क्या कहता है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमने क्या निकाला, पीओ
माइनस यहाँ पे हमने निकाला PS बटा में PO, ये हमने अभी निकाला था जस्ट वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में। तो यहाँ पे रावल का नियम कहते हैं कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन स्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या उसमें उपस्थित, क्या किसी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हमने विलय का मोल प्रभाज प्यारे बच्चों ऊपर में क्या निकाला था, तो विलय का मोल प्रभाज निकाला था स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमने क्या निकाला था, विलय का मोल प्रभाज निकाला था। विलायक का पूछता है तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। विलायक का मोल प्रभाज की बात करें तो विलायक का मोल प्रभाज होता है कैपिटल N बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज होता है। तो हमसे यही ना पूछा गया है, यही बोला जा रहा है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में रावल का नियम। तो यहाँ पे याद रखिएगा किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में उपस्थित, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। यानी विलय का मोल प्रभाज क्या है, स्मॉल n बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इसी के बराबर होता है, जिसको हम लोग वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में रावल का नियम कहते हैं। अब बाबू अब इससे अच्छा आपको रावल का नियम कोई नहीं समझाएगा। बाबू इतना ध्यान रखिएगा कि इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं कि वाष्प दाब के संबंध में, यहाँ पे वाष्प दाब के अपेक्षिक के संबंध में रावल का नियम क्या है। तो किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब बटा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे रावल का नियम क्या कहता है, किसी तनु विलयन में, यहाँ पे किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जिसको हमने निकाला था PO माइनस PS बटा में हमने निकाला था PO, ये बराबर क्या होता है, विलय के मूल प्रभाज यानी स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इसके ये क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, विलय का मतलब मूल प्रभाज। यानी ये दोनों क्या होता है, तो यहाँ पे इसको कैसे डेफिनेशन बनाइएगा, यहाँ देखिए किसी तनु विलयन में, यहाँ देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी कहते हैं रावल का नियम। तो यहाँ पे याद हो गया रावल का नियम, एक बार बताइए फटाफट से। जी सर याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब रावल ने बताया ये यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, केमिस्ट्री लिखना चाहिए, ये टाइप में गलती हो गया, ये केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स लिखा हुआ आ रहा है लेकिन केमिस्ट्री होगा, भूल गए हैं लिखना, क्योंकि फॉर्मेट में फिजिक्स ही है ना, तो फिजिक्स ही दिखाता है, बाकी आप तो समझदार है केमिस्ट्री लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ आप देखिए आदर्श विलयन क्या है, तो यहाँ आप देखिए आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श का मतलब क्या होता है, बहुत ही संस्कारी। आदर्श विलयन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमने पढ़ा था अभी कि रावल का नियम क्या होता है, तो रावल का नियम होता है P = P नोट x। P = क्या होता है, यहाँ पे P नोट x होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो आदर्श विलयन पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि एक कंटेनर है ये, इसका नाम है A, और यहाँ पे एक कंटेनर है क्या B, इसका नाम है B। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि आदर्श विलयन क्या है, तो यहाँ देखिए आपको ये याद रखना है कि आदर्श विलयन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये क्या होता है, रावल का नियम होता है, तभी आपको समझ में आएगा आदर्श विलयन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे रावल का नियम का पालन करे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। जो रावल का नियम का पालन नहीं करता है, यानी जो रावल का नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी रावल का नियम क्या कहता है कि P = P नोट x है, ये क्या है, तो हम लोग PA निकालेंगे, तो हम लोग PA लिखते हैं, तो PA = क्या हो जाएगा, PA, यहाँ पे याद रखिएगा, नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है, ये हमारा क्या हो गया, PA हो गया। अब हम आपको PB निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB = क्या हो जाएगा, याद रखिएगा P यहाँ पे B नोट इंटू में क्या हो जाएगा, x यहाँ पे B हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ये इसका मान निकाल दिया। मान लीजिए कि तो आदर्श विलयन क्या कहता है कि निश्चित ताप एवं दाब पे जो रावल का नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं। निश्चित ताप एवं दाब पे जो रावल के नियम का पालन करे आदर्श विलयन। यानी हमारा क्या PA बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा PA बराबर होना चाहिए क्या, यहाँ पे याद रखिएगा PA, यहाँ पे याद रखिएगा PA प्लस यहाँ पे याद रखिएगा PB बराबर होना चाहिए किसके, तो P नोट A इंटू यहाँ पे x, यहाँ पे A के ये बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए इसके, याद रखिएगा प्लस में बराबर होना चाहिए क्या, यहाँ पे याद रखिएगा P नोट B प्लस यहाँ पे आपको याद रखना है इंटू यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए, चलिए यहाँ पे इंटू x, यहाँ पे याद रखना चाहिए कि x यहाँ पे क्या होगा, B होगा, इसके ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी ये क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। या निश्चित ताप एवं दाब पे, यहाँ पे याद रखना कि निश्चित ताप एवं दाब पे जो रावल का नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं, तो आदर्श विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है। जैसे आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पे यानी निश्चित ताप एवं दाब पे
रावल का नियम का पालन करे। जैसे यहाँ आप देखिए ए बी बी और यहाँ आप देखिए ए बी, दोनों के बीच लगने वाला बल और आयतन दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे हम आपको अभी ना बताए हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे हम आपको एक बात बताएं, अभी जस्ट आपको एक बात बताए थे कि आदर्श विलयन में क्या होता है, हेनरी का नियम क्या कहता है, पी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट एक्स होता है ना। तो हमने पहले दो डब्बा बनाया था, ये बनाया था कंटेनर ए और यहाँ पे बनाया था कंटेनर बी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि हम अगर पी ए निकालेंगे, याद रखिएगा, अगर हम पी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम पी वी निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो पी वी इक्वल टू क्या होगा, तो पी नॉट यहाँ पे बी इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स बी हो जाएगा ना। तो ये क्या होना चाहिए, जो निश्चित ताप एवं दाब पे क्या हो, यानी इसके प्यारे बच्चों बल का मान भी बराबर हो और आयतन का मान भी बराबर हो। यानी कहने का मतलब क्या, पी ए प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी बी बराबर होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी बराबर होना चाहिए किसके, तो यहाँ पे याद रखना कि पी नोट ए इंटू यहाँ पे याद रखना है कि एक्स यहाँ पे ए के बराबर होना चाहिए, प्लस किसके बराबर होना चाहिए, तो पी यहाँ पे देखिए पी नोट बी इंटू यहाँ पे याद रखना है कि एक्स बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, ये ए के साथ भी घुल जाना चाहिए, बी के साथ भी और ए बी के साथ भी घुल जाना चाहिए। जब यहाँ आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक यहाँ आप देखिए बिलियन है, ए बिलियन है कोई, और यहाँ पे क्या है, बी भी बिलियन है, तो जब दोनों को मिलाएंगे यानी ए प्लस बी करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका बल भी बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लगने वाला इन लोगों का दोनों के बीच का बल भी बराबर होना चाहिए और दोनों के बीच के प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, आयतन भी सेम टू सेम होना चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा, रावल का नियम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो जो निश्चित ताप एवं दाब पे जो रावल का नियम का पालन करे। यानी कहने का मतलब क्या बाबू, जिसका क्या होना चाहिए, दाब भी उतना होना चाहिए और आयतन भी एकदम जीरो होना चाहिए, ठीक है, याद कर लेना है। डेल्टा एच का मान भी शून्य होना चाहिए, डेल्टा भी का मान भी शून्य होना चाहिए, वही होगा आदर्श विलयन। बाबू एक बच्चा होता है आदर्श, जो गुरुजी का बात का पालन करता है। गुरुजी बोलेंगे इस रास्ते पे चलो तो वो उस रास्ते पे चलेगा, गुरुजी बोलेंगे कि ये मत करो तो वो नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन क्या होता है, आप बोलेंगे जैसे गुरुजी बोलेंगे कि नहीं इस रास्ते पे चलो, हरामी दोस्त को छोड़ के अच्छा दोस्त बनाओ, तो क्या करेगा, नहीं, भले हरामी दोस्त बनाएगा लेकिन गुरुजी जब बोल दिए कि हरामी दोस्त मत बनाओ तो जानबूझ के हरामी दोस्त बनाएगा। तो उसी को कहते हैं अनादर्श विलयन। यानी आप देखिए यहाँ पे क्या, निश्चित ताप एवं दाब पे जो रावल का नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, उसमें क्या होगा, डेल्टा एच और डेल्टा बी का मान जो होगा ना वो बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, वो विलयन जिसमें प्रत्येक सांद्रता पर रावल का नियम का पालन नहीं करे। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो कंटेनर, यहाँ पे फिर से समझिए पी ए, यहाँ देखिए यहाँ पे याद रखिएगा दो कंटेनर है। पहला कंटेनर क्या है, पी ए है, पी ए निकालना है तो क्या होता है, पी इक्वल टू पी नॉट एक्स होता है, तो पी नॉट एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स होता है तो एक्स, हम ऐसे एक्स लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। और यहाँ पे ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो याद रखना है किसके, तो यहाँ देखिए पी बी हम निकाल रहे हैं, यानी पी बी यानी इस कंटेनर का निकाल रहे हैं, यानी इसमें जो विलायक है उसका निकाल रहे हैं, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है पी नॉट बी इंटू एक्स बी के, ये क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे याद रखना है कि पी ए प्लस यहाँ पे याद रखिएगा पी बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो यहाँ पे याद रखिएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए और प्लस यहाँ पे याद रखना है कि पी नोट बी इंटू यहाँ पे याद रखना है इंटू एक्स बी के, ये क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा, जिसमें क्या होगा, डेल्टा एच का मान प्यारे बच्चों बराबर नहीं होगा जीरो के, और डेल्टा यहाँ पे याद रखना कि भी का भी बराबर नहीं होगा जीरो के। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर कर लेना है कि अनादर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन वो होता है जो रावल के नियम का पालन करे, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यानी आदर्श विलयन क्या बोलेगा कि ए के साथ बी मिक्स हो जाओ तो मिक्स हो जाएगा, बी के साथ ए मिक्स हो जाओ तो मिक्स हो जाएगा, ए बी मिक्स हो जाओ मिक्स हो जाएगा, ए मिक्स हो जाएगा वो भी मिक्स हो जाएगा, यानी कोई किसी के साथ मिक्स हो जाएगा, जैसे मतलब जो जाए जिसमें मिक्स हो जाएगा। अनदर्स में क्या होगा, ए के साथ बी मिक्स नहीं होगा क्योंकि इसका आयतन कुछ अलग होगा, इसका आयतन कुछ अलग होगा। ए में ए मिक्स नहीं होगा क्योंकि इसका आयतन कुछ अलग होगा, इसका आयतन कुछ अलग होगा। इन लोगों के बीच का बल बराबर नहीं होगा। यही होता है अनादर्श विलयन। तो प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बता दीजिए।
इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट आएगा जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए वो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक बात बता रहे हैं कि पैड ग्रुप फटाफट से ले लीजिए, 499 में ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर नोट कीजिए मेरा 62 99 24 89 35। फटाफट से आप इसमें मैसेज करके जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, यानी शाम की क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा कि पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।